हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज फोर्थ यूनिट डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में समरी देने वाले हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड रहेगा। जिसको जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी केमिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, उसी को डिस्कस तो करने जा रहे हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हैं, 40। एफ ब्लॉक में 28। टोटल कितने हो गए? 8 और 4 2 6, टोटल 68 एलिमेंट हो गए। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? 21, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से। ठीक है। और कहाँ तक जाता है? लास्ट वाला बताइए, कॉपरनेशियम 112 वाला, कॉपरनेशियम 112 CN। चलिए, अब इसके कितने सीरीज में बांटा गया डी ब्लॉक एलिमेंट को? 4 सीरीज, 3D 4D 5D 6D। 3D स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। ये किस सीरीज से स्टार्ट है? 3D। 4D स्टार्ट होता है 4D एट्रियम, कहाँ तक? एट्रियम से चल के कहाँ तक जाता है? एट्रियम ये जाता है कैडमियम। ठीक है, एट्रियम टू कैडमियम। और 5D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 5D सीरीज लेंथनम। ठीक है, लेंथनम बीच में क्या जाता है? हाफनियम और मरकरी तक। और 6D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 6D सीरीज स्टार्ट होता है एक्टिनियम। ठीक है, एक्टेनाइड। और बीच में क्या था? रुथरफोर्डियम, RU रुथरफोर्डियम। और इसका लास्ट क्या है? कॉपरनेशियम 112। ठीक है, ये है 80, ये है 48। और 3D में स्कैंडियम जो 3D और जिंक तक। ठीक है, 30। तो 30 48 80 112 ये हो गए आपके 3D पूरे डी ब्लॉक के सीरीज। 4 सीरीज है। ठीक है। मेन पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका पूछता है। मेनली आपको 3D सीरीज से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, और उस पर कलर कंपाउंड कौन बनाता है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जल्दी टॉपिक पर आते हैं। तो ये तो हो गया है जानकारी के लिए। जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको समझने का प्रयास करिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन कि इसमें आपसे एक्सेप्शन वाला क्रोमियम का पूछ सकता है। तो यहाँ तक तो क्रोमियम का क्या रहेगा? सेम। बस यहाँ पर 4s की जगह पर क्या हो जाएगा? 4s1 4s2 की जगह, और 3D 5, ये एक्सेप्शन वाला है क्रोमियम का। उसके बाद किसका और एक्सेप्शन है? कॉपर का। तो कॉपर का, मैग्नीज का हो जाए आयरन को, कोबाल्ट निकिल कॉपर। कॉपर का कितना होता है भाई? 29 29। तो सेम क्या रहेगा यहाँ? 4s1 और 3D 9 की जगह 3D 10 रहेगा। ये आपको दो चीज़ याद हो गया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पूछ सकता है कभी कभी, कि सभी +2 में, +3 में या +7 में। तो कभी कभी ऑक्सीकृत अवस्था में कहेगा कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्रोमियम के 3+, क्रोमियम 3+ है या आयरन 3+ है, कि उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा? क्रोमियम 3+ है या आयरन 3+ के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कैसे करना है? तो क्रोमियम को पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Cr 24 होता है। तो अभी आपने लिखा ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5। ये तो क्रोमियम का नॉर्मल हो गया। लेकिन 3+ का मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष, पहले किससे निकलेगा? S से निकला, और फिर कहाँ से निकलेगा? D से। तो एक यहाँ से निकल गया और 2 इसमें से निकल गया, तो बचेगा क्या? D में कितने बचे हैं? 3। तो ये ऐसे बनाएंगे, गिन लेंगे, हुंडी नियम अप्लाई करेंगे, 1 2 3। तो D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? n+2 √ ये चुंबकीय आघूर्ण म्यू, चुंबकीय आघूर्ण। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो n बताता है। n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो इसमें कितने अयुग्मित? 3 है। तो यहाँ n की जगह 3, 3 + 2 तो 5, 5 × 15 √ क्या हो जाएगा? 5 √15, लगभग 3.998 या 98 के आसपास आएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आयरन 3+ का पूछेगा तो जैसे मैंने यहाँ निकाला है क्रोमियम का, उस तरह से आयरन का निकाल लेंगे। पहले यस से निकालना होगा कि आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये 4 है न कि 3 है। ये पहले भरा गया है अबाउ नियम के हिसाब से, लेकिन ऊर्जा स्तर के हिसाब से भरा गया है, लेकिन निकालना होगा तो आउटर मोस्ट सेल यानी बड़े कक्षक से निकालते हैं पहले। बड़ा कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलता है पहले, ये ध्यान रखना है। भरना है ऊर्जा के हिसाब से, निकालना है बड़े कक्षा के हिसाब से, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वेश्चन। अब कभी कभी ये सब पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है या जली विलयन रंगीन होगा। इनमें से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है या जली विलयन रंगीन होगा। तो ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कॉपर 2+ है, कॉपर 1+ है, ये 2 दे दिया। इनमें से पूछेगा किसका यौगिक या इसका जली विलयन रंगीन होगा। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही डिपेंड करता है। इसका कॉपर 2+ है तो आपका नॉर्मल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d10 है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर कितना प्लस है, 2+। तो 2+ वाले का मतलब क्या है, 4s से 1 निकला है 0 हो गया, एक इससे निकलेगा 3d 9। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 है, ठीक है 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या शो करता है, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन शो करता है यानी डी संक्रमण शो करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ये रंगीन यौगिक बनाएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जब आगे आप पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो T2G और EG ये क्या होता है, डबलेट, ये क्या होता है, ट्रिपलेट। इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एनर्जी पाकर हायर लेवल एनर्जी में डी से डी में जाता है, तो डी ट्रांजिशन होता है। उसके कारण से क्या होता है, जब वो वापस आता है तो कलर दिखता है। तो ये कलर्ड हो गया, ये क्या है, कलर्ड, कलर यौगिक बनाएगा, कलर्ड। अब कॉपर 1+, कॉपर 1+ की बात क्या करना है, तो 1+ कर रहा है। 1+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, केवल एक। कहाँ से निकलेगा, यस से, और डी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिए, ये कॉपर का हो गया, ये कॉपर 2+ का हो गया, ये कॉपर 1+ का। तो ये क्या है, जब D10 रहेगा दोनों पेयर्ड हो जाएगा तो कहीं इलेक्ट्रॉन जगह नहीं है डी ट्रांजिशन होने के लिए, यानी D10 वाला डी ट्रांजिशन नहीं शो करता, इसलिए रंगीन यौगिक नहीं बनाता, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या रहेगा, कलरलेस, रंगहीन रहेगा। तो इस तरह से किसी का भी 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक में किसी का भी पूछ सकता है कि इसमें से रंगीन यौगिक कौन बनाता है, ठीक है। इनका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, इनका संयोजकता बताइए, सॉरी संयोजकता नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनके डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इनके विशेषता या विशेषताएं, संक्रमण तत्व की क्या विशेषताएं हैं। तो संक्रमण तत्व की क्या विशेषताएं हैं जो आप याद किए हैं, बता देंगे कि ये इसके डी उपकोष में जनरली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसको छोड़कर भाई, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर ये संक्रमण शो करते हैं। संक्रमण का मतलब डी ट्रांजिशन। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट और संक्रमण तत्व में क्या अंतर है, मैं सही क्वेश्चन कर रहा हूँ, डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व में क्या अंतर है। तो देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके डी उपकोष कंप्लीटली क्या है, भरे हुए हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इनको छोड़कर से सभी तत्व क्या हैं, संक्रमण तत्व हैं। क्यों है, क्योंकि देखिए, 2 संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहे जाते हैं जनरली। इनको छोड़कर क्यों कहे जाते हैं, उसका 2 आंसर लिख सकते हैं। पहला आंसर कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी सीधा मतलब ये बताइएगा, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखे गए हैं, उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये एस ब्लॉक की तरह और पी ब्लॉक दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुण। दूसरा कारण क्या बता सकते हैं कि उनके डी उपकोष क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या रखते हैं, अयुग्मित। जनरली
जो अगमित इलेक्ट्रॉन रखने का वो डी ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 2 कार्ड देना है। पहला कार्ड यस और पी के बीच रखे गए हैं डी ब्लॉक, यस और पी के बीच, और उनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए डी ट्रांजिशन शो करते हैं। और यह ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके यह ब्लॉक के तत्वों को, तो उनके जो कोष भरे होते हैं n-1 n-2f n-2f f में भरे होते हैं। एक कारण बताएंगे कि उनके जो एफ ऑर्बिटल भरते हैं वो नॉर्मल कक्षा से 2 कम एफ वाले में भरते हैं, एक कारण। अथवा दूसरा कारण क्या बता सकते हैं? ट्रांजिशन विद इन ट्रांजिशन, यानी संक्रमण के अंदर संक्रमण होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अंतः संक्रमण। एक इसका और नाम है, यह ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? उसको दुर्लभ तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मात्रा, यानी यह ब्लॉक तत्वों की मात्रा जमीन में या पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में, भू प्रॉपर्टी में बहुत कम मात्रा पाए जाने के कारण यह ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व या दुर्लभ तत्व कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके कभी कभी ऐसे ना पूछकर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। जनरल मतलब सामान्य। तो डी ब्लॉक तत्व की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? n-1 डी एन एस 1 2 2। यहाँ पर क्या रहेगा? 10। यहाँ क्या रहेगा? 1 2 2। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन कभी कभी साइड बुक में कैसे लिखा रहता है? n-1 डी 1 to 10। ध्यान रखिए, 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, 1 to 10, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा NS0 to 2। ये कौन फॉलो करता है? पैलेडियम। ये पैलेडियम फॉलो करता है कि यस में कितना होता है उस समय इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए ये पैलेडियम के लिए भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। और सामान्यतः ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दोनों लिख सकते हैं। यदि दोनों आ गया तो कौन सही है? जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में कौन दिया है? ये दिया है। ठीक है, क्लियर है। और यह ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब किसी के लिए भी लागू हो सकता है उस ब्लॉक के तत्वों के लिए। ठीक है, अब यह ब्लॉक के तत्वों के लिए क्या लिखेंगे? n-2f कितना भर सकते हैं? 1 से लेकर 14 तक। n-1 d 0 to 2। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, 0 to 2, 10 नहीं, 0 to 2। ठीक है, और यहाँ n की संख्या कितनी, कहाँ से स्टार्ट होगी? 6 से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे n की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से, यहाँ पर 6 से। क्लियर है, ये हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आया? 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन, D3D सीरीज से क्या पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। 3D सीरीज में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वाला तत्व कौन है, या कौन तत्व सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है? तो आंसर क्या रहेगा? मैग्नीज। कितना शो कर सकता है ये अधिकतम? +2 भी शो कर सकता है, +3 भी, +3 वाला रेयर होता है, +4 भी, +5 भी, लेकिन ये रेयर है, +6 भी, ये सामान्य है, लेकिन +7 भी कर सकता है। आप एग्जाम्पल बताइएगा मुझे, +7 किस में शो करता है? याद है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें 7 शो करता है। तो अधिकतम कितना ऑक्सीकरण संख्या शो कर सकता है? +7। हाँ, अब डी ब्लॉक की जो विशेषताओं में कारण सहित पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं, लेकिन क्यों? ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ठीक है, 2 कारण, मतलब 2 तरह का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं और ये उत्प्रेरक के रूप में क्यों यूज होते हैं। आप तो ये तो विशेषता है, लेकिन उसका कारण भी सुन लीजिए, तो जल्दी से सुनिए। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में क्यों यूज होते हैं, ये जान लीजिए। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं, प्रयोग तो होते हैं, क्यों? तो आप कारण लिखेंगे क्योंकि इनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, एक कारण लिखेंगे।
सबसे ज़्यादा सटीक आंसर क्या है? मुक्त सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। इनके पृष्ठ पर क्या पाए जाते हैं? सक्रिय केंद्र। ठीक है, सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं। तीसरा कारण लिख सकते हैं इनमें से जो आपको सही सटीक लगे। 2-3 कारण हो सकते हैं। उत्प्रेरक के लिए मेन क्या है? सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं और परिवर्तित संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता या उसी को हम कह सकते हैं परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसलिए तो मेंस क्या है? सक्रिय केंद्र पाए जाने के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला कि ये परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के तहत जैसे मैग्नीज का मैंने दिखाया कि 2-2-7 है। क्यों? तो कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि कारण में लिख सकते हैं, कारण में क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि मैग्नीज +2-2+7 प्रदर्शित करता है। क्या कारण है? तो आप क्या लिखेंगे? इसका यस कक्षक और डी कक्षक। और कौन सा? यस में जैसे आप यहाँ मैग्नीज तो 3D का है, तो 3D सीरीज में ये मैग्नीज आता है। 4D 5D 6D कुछ भी हो सकता है। तो यस कक्षक और डी कक्षक की ऊर्जा स्तर में अंतर बहुत क्या होता है? कम होता है। कम होने के कारण मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन यानी यस और डी ऑर्बिटल दोनों रासायनिक आबंध में भाग लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का गैप है बहुत कम है, इसलिए ये परिवर्तित ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया 2 तरह से ऑक्सीकरण संख्या पर। अब रंगीन यौगिक कौन बनाते हैं? ये भी हो गया। चुंबकीय गुण प्रदर्शित कौन करते हैं? जिसके पास अनुचुंबकीय गुण, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और जो युग्मित रखेंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किस तरह रहेगा पूछेगा, देखते हैं। हाँ, कभी कभी लैंथेनाइड संकुचन और एक्टेनाइड संकुचन में पूछ लेता है कि क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो लैंथेनाइड संकुचन जरूर पढ़िए। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनम का कितना टाइमिंग नंबर है भाई? 57। लुटेशियम का ये लुटेटियम, मैं लुटेटियम कहता हूँ। लैंथेनम यानी 57 के बाद जो सीरियम टू लुटेटियम 71 तक एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है क्रमशः। क्या होती है? क्रमशः घटती है। क्या होती है? देखिए, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या हो रहा है? घटता है। इस घटना को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन, क्योंकि लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। इसका प्रभाव क्या है, क्यों होता है? लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या लिखेंगे आप? 4f ऑर्बिटल या कक्षक, ऑर्बिटल या इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कक्षक के दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? आवरण प्रभाव। दुर्बल आवरण प्रभाव प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है 4f वाला, बहुत ही दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट या और स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता जाएगा, साइज क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है, ऐसा ही घटना एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है। कहाँ तक? एक्टिनियम से लेकर कॉपर्निशियम तक। ठीक है, वहाँ तक भी क्या होगा? वहाँ भी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती जाएगी। क्यों? वहाँ पर एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहलाएगा। सेम वहाँ 5 ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, आवरण प्रभाव 5f का क्या बहुत कम है, तो कारण हो गया। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव में आपसे ये क्वेश्चन करता है क्या? जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 40। हाफनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो 72 और 40 में बहुत अंतर है। ठीक है ना? तो इसके एटॉमिक रेडियाई लगभग, इसका 160 पिकोमीटर है और इसका 159 पिकोमीटर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो दोनों की त्रिज्या क्या है? लगभग समान है।
बराबर तो नहीं है, लगभग समान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन है, लेंथेनाइट संकुचन का इनकी त्रिज्या सब समान है, तो इनके रासायनिक गुण लगभग समान होंगे, भौतिक गुण लगभग समान होंगे। तो ये इसका प्रभाव है कि जैसे इनकी रासायनिक गुण में या किसी भौतिक गुण की बात किया जाए तो उनके रासायनिक और भौतिक गुण लगभग समान होंगे, क्योंकि परमाणु त्रिज्या समान है। परमाणु त्रिज्या समान क्यों है? क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है। क्लियर है? आगे चलें। चलिए, लेंथेनाइट संकुचन जरूर पढ़िएगा, क्या होता है, कारण और उसका प्रभाव आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं पेपर नहीं देखा हूँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए, ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बाद अब कभी कभी पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्व कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों? तो आपको क्या कारण लिखेंगे, क्योंकि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उनकी रेडियाई, आयनिक रेडियाई छोटी हो जाती है, ये इसलिए वो संकुल यौगिक या कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कुछ कम्प्लेक्स यौगिकों को नाम पूछ सकता है, तो क्या है, K4FeCN का होल 6, क्या है ये संकुल यौगिक, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। तो ये संकुल यौगिक बनाया ना, क्यों बनाया? क्योंकि इसका डी उपकोष क्या है, डी उपकोष अपूर्ण है, ठीक है, और आयनिक त्रिज्या छोटी है, ठीक। तो दो कारण, और इसका जो चार्ज अपान रेडियस रेशियो छोटा है, चार्ज अपान रेडियस रेशियो, आवेश बटे परमाणु त्रिज्या का जो अनुपात है वो बहुत छोटा है, डी उपकोष अपूर्ण है। और क्या कर सकते हैं, इसके कारण देख लीजिएगा कि क्यों शो करते हैं। दो चीज़ हो गया। अगला और क्या पूछा जा सकता है, हाँ, कभी कभी ये पूछ सकता है कि डी ब्लॉक तत्व और ए ब्लॉक तत्व में क्या अंतर है, उनके गुणों की तुलनात्मक अध्ययन करिए या अंतर बताइए। तो डी ब्लॉक तत्व जो ए ब्लॉक तत्व के अंतर लिखने की बात है वो आप खुद से पढ़िए, क्योंकि जब आप डिटेल पढ़ेंगे तब अंतर आप समझ पाएंगे, ठीक है। जितना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, संक्रमण तत्व, ये अंतर संक्रमण तत्व, इनका चार सीरीज है, इनका 2 सीरीज है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट, और ये और क्या लिख सकते हैं, कुछ ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मैं समराइज कर दूं फिर से कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, किसको छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़कर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, और इनके रंगीन क्यों होते हैं, और रंगीन क्यों होते हैं, हाँ, इनके यौगिक रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता उत्प्रेरक के रूप में क्यों यूज होते हैं, और चुंबकीय गुण निकालने के, नहीं, चुंबकीय आघूर्ण निकालने को आएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी आयन का दे सकता है या अपवाद वाले दे सकता है। इसके अलावा लेंथेनाइट संकुचन हो गया, ठीक है। और जनरल डी ब्लॉक की तत्वों की क्या विशेषताएं, 5 विशेषताएं आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये सभी धातु हैं, ठीक है, ये संक्रमण तत्व ये ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं, जो भी आप जानते हैं। और जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और इनके प्रयोग भी कभी कभी एफ ब्लॉक के तत्वों का निष्कर्षण यानी सेपरेशन बहुत कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उनकी साइज में बहुत अंतर होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक तत्वों का जो शोधन होता है बहुत कठिन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उनके साइज, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज लेंथेनाइट संकुचन का क्या होता है, कठिन होता है ना, इसलिए आप बोल सकते हैं साइज उनकी बहुत सिमिलरिटी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उसको सेपरेट करते हैं। कौन सी ग्राफी? क्रोमेटोग्राफी। तो ये सब टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और 2 यौगिक हैं आपके, केमनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये रिएक्शंस बेस्ड आता है, हालांकि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये जनरल जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो ज़्यादा आता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर हम कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कैसी है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टॉपिक्स है वो। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन जरूर, इतने टॉपिक्स ज़रूर कवर करिए, और डिटेल तो पढ़ ही रहे हैं, ये इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।